वेलकम टू अमजद एकेडमी। एसी सर्किट्स क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके सिलसिले में अब मैंने आपके सामने तीसरा सर्किट लेकर आया हूं। हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ चुके, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ चुके, अब हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको मालूम है, तो ये पॉइंट मैंने लेकर आया हूँ, एसी वोल्टेज हम अप्लाई करने वाले हैं एक कैपेसिटर को। तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर के दो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स P1 एंड P2। एक प्लेट पॉजिटिव रहती है और एक प्लेट नेगेटिव रहती है। तो ये दो प्लेट्स है उसके, और इसका सिंबल भी है, दो वर्टिकल सेम लेंथ के, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल है, और इस पे हमने यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल है और सर्किट कंप्लीट हुआ। तो हम इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को C लेंगे, इसकी कैपेसिटी C लेंगे, कैपेसिटी C। ये इसकी प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है। तो जैसे ही ये करंट अप्लाई किया जाएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये पूरा चार्ज यहाँ जमा हो जाएगा ये प्लेट पर, जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप होगा अक्रॉस दीज टू प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट्स के बीच में ये डेवलप होगा। कैपेसिटेंस C है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, ओके। और सपोज Q इज द चार्ज दैट हैज एन एक्यूमुलेटेड और विच हैज चार्ज दिस कैपेसिटर। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा और पूरा चार्ज यहां पर आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां पर आप देखेंगे कि चार्जिंग शुरू होंगी कैपेसिटर की, फिर चार्जिंग शुरू होंगी। इस तरह से यहां पर यह कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर से जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसका इक्वेशन कैसा वैरी होगा वो हम यहाँ पर डिटरमाइन करने जा रहे हैं। ये हमारा मकसद ही है। सारे सिंपल एसी सर्किट्स में हमने यही काम किया कि उस सर्किट में अगर अप्लाइड ईएमएफ E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है तो करंट कैसे वैरी हुआ, फेज डिफरेंस है क्या नहीं है, फेज डिफरेंस कितने रेडियन का है, ये भी हम देख चुके, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन फेजर डायग्राम, ये हमेशा हमारा इसके स्टेप्स रहे हैं। चलिए, तो हम जानते हैं कि अप्लाइड ईएमएफ E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। यह है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, E0 पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, ओमेगा टी फेज है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी इंस्टेंटेनियस टाइम है। तो सपोज एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम Q इज द चार्ज दैट हैज बीन डेवलप्ड हियर ऑन द कैपेसिटर। I'll remove this so that there should not be any conclusion. There should not be any confusion. I'm removing this. Okay, let me write it again. So E is equal to E0 sine omega t. This is the applied alternating voltage. So at some instant of time, when I say that the charge was Q, it was having some potential difference V, but instead of taking V, I'll be taking here some instantaneous EMF E, because here in AC circuits the potential difference is replaced by EMF E. Now the capacity C is always equal to charge upon potential difference, that is Q upon, instead of potential difference, now I will be taking it as E. So C, capacity C of this capacitor or capacitance C is equal to Q by V. But from this I'll get Q is equal to therefore Q is equal to C into E. And of course we know the equation of E, so I can substitute here, therefore Q is equal to C into E0 sine omega t. Now we know that the instantaneous current I will be equal to rate of flow of charge. So I is equal to dq by dt.
current is defined as the rate of flow of charge. So I is equal to dq by dt. That means it is derivative of q with respect to time t. So here I can substitute the value of q. So it will be d upon dt of, I can substitute the value of q. So it is equal to c E0 sin omega t. But c is constant, E0 is constant, so that will come outside the derivative. So I will be equal to c E0 and it will become the derivative of sin omega t with t, dt. Now derivative of sine is cosine, cos omega t. So this I is equal to c E0 and derivative of sin omega t is cos omega t. लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में हम ये डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो उसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में ओमेगा रहता है वो ओमेगा हमको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो इनटू ओमेगा. सो दैट्स द वैल्यू ऑफ I have got here. So here now let us continue. Let's continue. So this will be I is equal to c E0 into omega into cos omega t. Now this c E0 omega I am taking it as constant and that constant is I0. So therefore I say that I is equal to I0 cos omega t. So where this I0 is equal to c E0 into omega and that's the peak value of current. Peak value of current इन कैपेसिटिव सर्किट. जब हमने कैपेसिटर लगाया तो जब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ेंगे तो तब हमको ये इक्वेशन लगेगा. दिस विल रिक्वायर. बट बिसाइड्स दैट what we conclude now, I is equal to I0 cos omega t and compare it with the equation of E. So I have got the two equations. One is of E is equal to E0 sin omega t, so it is varying with sine. And now here this I is equal to I0 cos omega t, which means that the EMF and current are not in phase. They have a phase difference of how many radians? It is pi by radian, because this is sine and this is cosine. So between sine and cosine there is a phase difference of pi by 2 radian. Because the same equation I can write it as I is equal to I0 sine of omega t plus pi by 2. So there is a phase difference of pi by 2 radian between current and EMF. If you compare these two equations, current and EMF. So here the current is leading in phase with EMF E by a phase difference of pi by 2 radian. This is an important conclusion. So the important conclusion is current leads the EMF in phase by pi by 2 radian. Or in other words, the same thing I can write that the EMF opposite of leads is lags. The EMF lags the current in phase by pi by 2 radian. तो ये वेरिएशन हमको समझ में आ गया. करंट और EMF का वेरिएशन हमको समझ में आ गया है. Okay, let's continue. Now the same thing we can represent it by graph. We'll draw the graph for instantaneous EMF
and instantaneous current. So here we have got the horizontal x-axis and the vertical y-axis. So here I may take this as plus E0. I hope this is visible. If Abhay sir can tell me this is visible. So here it is 0 and for minus E0. The same amount here minus E0. Similarly, this is 0, this is pi by 2 radian, then pi radian, then 3 pi by 2 radian, and of course 2 pi radian. Now the graph of EMF E, the graph of EMF E. So the graph of EMF E will be like this. For omega t is equal to 0, EMF is here. This is being repeated many a times. It's not new for us now. The same nature sine function के साथ ये vary हो रहा है. Now I will join the points. So this is the graph for EMF. Now coming for current. So here you can see that it is I0 cos omega t. और cos की ये खासियत है, जहां पर साइन मैक्सिमम रहेगा वहां कोसाइन मिनिमम रहेगा. तो आप यहां पर आप बोलेंगे कि यहां जो EMF है वो 0 है, तो करंट यहां पर पॉजिटिव मैक्सिमम पे रहेगा. तो मैं यहां पर प्लस I0 ले लेता हूं, प्लस I0 और उतना ही यहां पर माइनस I0. तो पहला पॉइंट प्लस पर आएगा, प्लस I0. ओमेगा टी की वैल्यू हमने यहाँ 0 रख दिए, तो cos 0 इज 1, सो I विल बिकम इक्वल टू I0. तो इसलिए पॉइंट यहाँ पर आ गया. ऑफ कोर्स पाई बाई 2 के लिए 0, फिर उसके बाद पाई के लिए माइनस I0, क्योंकि cos ऑफ पाई इज माइनस 1. फॉर 3 पाई बाई 2 इट इज 0, and for 2 pi it is positive maximum again. So now I join these points for getting the graph of current. So this is the graph of the current, and you can compare that wherever the EMF is 0, the current is positive maximum. Here in this case also the current is EMF is 0, current is negative maximum. So in this way there is a phase difference of pi by 2 radian between current and EMF. But who is leading? It's the current which is leading. In inductive circuit it was the EMF leading. Here the current is leading. Now similarly, the last thing we do with the simple AC circuits is drawing the phasor diagrams. So here also we are going to draw the phasor diagram for instantaneous EMF and current in case of capacitive circuit. So here is our horizontal axis, x axis you may say, this as the y axis, and this is the phasor diagram for EMF, and you know that we can rotate this in anti-clockwise sense, and so that we get the angle omega t here. Omega t, of course this gives you the maximum value of EMF, and here this will be instantaneous EMF E is equal to E0 sin omega t. In the same way, for the current we know that it is I is equal to I0 sin omega t plus pi by 2. So अगर आपको pi by 2 का फेज डिफरेंस रखना है तो फिर आपको फेजर डायग्राम करंट का इस तरीके से बताना पड़ेगा, right? So now here I can show this projection, right? If I project it here I will be getting this I as equal to I0 sin, I may write it here clearly, so here it will be I is equal to I0 sin omega t plus pi by 2.
here I is equal to I0 sin omega t plus pi by 2, this value. And you can see that there is a phase difference here of pi by 2 radian. There is a phase difference of pi by 2 radian between this EMF and the current. So this is the phasor diagram for the capacitive circuit. Phasor diagram. Phasor diagram. And this was the graphical representation here. Here you can show like this. This was here 2 pi, and of course this maximum value here. This is the graphical representation of instantaneous EMF and current in case of a capacitive circuit, and this is the phasor diagram in case of capacitive circuit. I hope you have understood this. So today in this lecture what we did, हमने ये किया कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट कैसे वैरी होता ईएमएफ के साथ, वो निकाला, उसका इक्वेशन निकाला, उस इक्वेशन से हमने कंपैरिजन किया और हमने कंक्लूजन निकाला. कंक्लूजन अहम है इसके अंदर, एमसीक्यू के लिए आपको पूछा जा सकता है कि करंट लीडिंग है क्या ईएमएफ लीडिंग है, और फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया करंट और ईएमएफ के लिए, और फिर हमने फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया. So inshallah we'll continue in the next lecture. You like and share this video, and also subscribe to my YouTube channel Amjad Academy. So keep watching.